हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि अब तक जो है पर्यावरण की 3 सुपरफास्ट वीडियो के ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये पर्यावरण की चौथी सुपरफास्ट वीडियो होगी अब, और इस वीडियो में हम लोग उन क्वेश्चन को लेकर के आए हैं जिसके ऊपर अब तक हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए हैं, और यह निश्चित रूप से जो है आपसे क्वेश्चन जो है पूछे ही गए हैं या पूछे ही जाते हैं। तो बने रहे इस वीडियो में अंत तक आप, ये बहुत ही यूनिक वीडियो होने वाला है दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम लोग सीधा अपने टॉपिक पे चलते हैं, अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जहां से हम लोग इस टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं पर्यावरण की ये चौथी वीडियो की। तो यहाँ पे आपसे प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित, कि वास्तव में प्राकृतिक आपदाएं क्या हैं, या निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा है, निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, या कौन जो है मानव जनित आपदाएं हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं आपके पास। देखिए, प्राकृतिक आपदाएं जो है स्वतः आती हैं, प्रकृति प्रदत्त होती हैं, जिसमें आपका भूकंप है, ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, सूखा है, बाढ़ है, चक्रवात हो जाएगा, सुनामी। तो ये जो आप देख रहे हैं प्रकृति के अंदर जो ये इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, ये आपदाएं प्राकृतिक आपदाओं की श्रेणी में आती हैं। अब इनमें आपसे कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है कि निम्न में कौन प्राकृतिक आपदा है, कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। ठीक है, यह आपसे पूछा गया है। अब देखिए, कुछ मानव निर्मित भी आपदाएं हैं जो इंसान द्वारा जनित है, यह प्रकृति प्रदत्त नहीं है, यह इंसान की कुछ गलतियों के द्वारा ये बहुत बड़ी आपदाएं जो है आ जाती हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा भोपाल गैस त्रासदी। तो ये बहुत बड़ी जो है मानव निर्मित यानी एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। आपको पता है भोपाल गैस त्रासदी जो है 3 दिसंबर 1994 को घटित हुई थी। यह भी कई बार आपसे पूछा गया है कि भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब हुई थी। 3 दिसंबर 1994 को हुई थी। और इसमें जो किस गैस का रिसाव हुआ था, तो मेथिल आइसोसाइनाइड गैस यानी मिक गैस के भी नाम से इसे जाना जाता है, मिक गैस। ठीक है, और इसके बाद परमाणु विस्फोट, जैसे बहुत बड़े बड़े परमाणु विस्फोट हो जाते हैं, या रेल दुर्घटनाएं हो जाती है, या इस तरीके का, या बहुत बड़ा जो है भीड़ हो, वहां पे एकाएक जो है कोई जो है इस तरीके की एक्टिविटी हो जाए जिससे काफ़ी जो है जनहानि हो जाए। तो इस तरह की जो आपदाएं होती हैं वो जो मानव निर्मित होती हैं उसे हम मानव निर्मित आपदा की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे परमाणु बम की बात की जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो अमेरिका था उसने जापान पे जो है जापान के 2 शहरों पे परमाणु बम जो है पटकने का काम किया, यानी परमाणु बम फेंका। तो एक जो है 6 अगस्त 1945 को और एक 9 अगस्त 1945। वो जापान के 2 शहर थे, नागासाकी और हिरोशिमा। तो नागासाकी के ऊपर जो फेंका गया, देखिए यह ऐसे आपको तैयार रखना है, 9 से नागासाकी और 9 से 9 होता है। 9 का मतलब 9 अगस्त, यानी 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर में फेंका गया, और इसका मतलब फिर 6 अगस्त 1945 को जो है हिरोशिमा में। तो पहला हिरोशिमा में, दूसरा नागासाकी में। ये 6 अगस्त को, यह 9 अगस्त 1945 को। ये दोनों शहर जापान के हैं। कौन परमाणु बम जो है अब फेंकने का काम किया था परमाणु बम, तो आपका अमेरिका। चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अब आगे बढ़ते हैं। जो बहुत बड़ी, यह भी एक आपकी जो है प्राकृतिक आपदा थी जो सुनामी के नाम से जानी जाती है। तो यह घटना कब हुई थी? 26 दिसंबर सन 2004 को सुनामी आई थी। जो सबसे ज्यादा प्रभावित किस तट को की, तो वो कोरोमंडल तट था। यह आपसे ऐसा नहीं पूछा जाता, आपसे यह पूछा जाता है कि 26 दिसंबर सन 2004 को जो सुनामी आई थी उसके द्वारा सर्वाधिक प्रभावित होने वाला राज्य कौन था? तो जो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य था वो आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश के तट को बहुत ज्यादा जो है सुनामी ने प्रभावित किया था। उसके बाद आपका उड़ीसा भी है, उड़ीसा के बाद तमिलनाडु। ये समुद्र तटीय एरिया थे, लेकिन सर्वाधिक प्रभाव जो है आपका आंध्र प्रदेश में देखा गया। अंडमान निकोबार द्वीप तो प्रभावित था ही बहुत सारा। अब देखिए
जैसा कि आपसे क्वेश्चन आता है कि कौन ऐसा राज्य है जहां पे तीनों आपदाएं देखने को मिलती हैं, तो वो भारत का तीनों आपदाओं से प्रभावित जो राज्य है वो आपका राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहां पे सूखा, बाढ़ एवं चक्रवात तीनों की स्थिति देखने को मिलती है। तो कभी ऐसा प्रश्न आए कि तीनों आपदाओं से प्रभावित राज्य कौन है, भाई उड़ीसा राज्य है वो भारत का। ठीक है, भूकंप, अब देखिए बात करते हैं भूकंप की, तो जो भारत में कितने भूकंपीय जोन है यह भी पूछा जाता है। तो भारत में जो है 5 प्रकार के, भारत को 5 भूकंपीय जोनों में बांटा गया है। जो सर्वाधिक खतरनाक भूकंपीय जोन होता है, जहां पे सबसे अधिक भूकंप आने की संभावना है, वह आपका जम्मू कश्मीर राज्य है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार है, कच्छ की खाड़ी है और आपका अंडमान निकोबार वाला एरिया है। ये ऐसे एरिया हैं जो आपके सर्वाधिक जो है खतरनाक है भूकंपी जोन में आते हैं। हालांकि भूकंप के ऊपर मैंने पहले से भी वीडियो बना रखी है। भूकंप तीव्रता मापी यंत्र का नाम क्या होता है, सिस्मोग्राफ होता है। जिस पैमाने पे नापी जाती है उसे रिक्टर पैमाना कहते हैं। और एक चीज और ध्यान देना है, रिक्टर पैमाने के द्वारा नापते हैं। ठीक है, तो ये चीज, भूकंप जहां से उत्पन्न होता है उसे भूकंप मूल कहा जाता है और उसके ऊपर की जो सबसे ऊपर का जो उसके पॉइंट होता है वह जो है अधिकेंद्र बोला जाता है। तो ये सारी चीजें हैं भूकंप से जुड़ी हुई। अब देखिए बात करते हैं कि भारत के अंदर वो कौन सा, देखिए जब सुनामी आई 2004 में, तो 2005 में एक सुनामी वार्निंग सेंटर बनाया गया है जो हैदराबाद में है। तो सुनामी वार्निंग सेंटर कहां बनाया गया, हैदराबाद में। अब एक चीज और जानते हैं, भारत का मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, जहां से मौसम की जानकारी होती है, तो वो नागपुर, यह भी पूछा गया है। तो मौसम की सूचना, जो मौसम जो संस्थान है जहां से हमें जानकारी मिलती है वो नागपुर है, लेकिन सुनामी सेंटर हैदराबाद। और देखिए जब ये सारी आपदाएं आपके देश में आना शुरू हो गई तो एक आपदा प्रबंधन संस्थान बनाया गया। तो आपदा प्रबंधन संस्थान महाराष्ट्र के लातूर जिला में स्थित है। तो ये पहला जो है प्रबंधन संस्थान है भारत का, आपदा प्रबंधन संस्थान जो है महाराष्ट्र में बनाया गया, महाराष्ट्र के लातूर जिले में। यह पूछा गया क्वेश्चन है। भारत का सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन है, तो देखिए भारत का जो सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्य होता है, जो हर साल प्रभावित होता है, वो आपका बिहार राज्य है, सर्वाधिक प्रभावित होने वाला राज्य है। और आपको पता है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बिहार का शोक जो है वो आपकी कोसी नदी है, क्योंकि इस नदी में जो है आपको पता है कि यह कब अपना मार्ग बदल देती है इसका कोई जो है ठिकाना नहीं रहता। अब हम लोग बात करते हैं आगे जो है, ये यहाँ से कुछ आपके पर्यावरण में क्वेश्चन मिट्टी संबंधित पूछे जाते हैं। अब मिट्टी संबंधित क्वेश्चन कौन आपसे पूछा जाएगा, जैसे काली मिट्टी के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है, इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, इसे स्वतः जुती हुई मिट्टी के भी नाम से कहा जाता है। तो रेगुर मिट्टी कहा जाए चाहे कपासी मिट्टी कहा जाए, स्वतः जुती हुई मिट्टी क्यों कहते हैं कि जैसे इसमें पानी नहीं रहता है तो ये अपने आप जो है ऐसे जो है बीच बीच में इसमें बहुत ज़्यादा दर्रे हो जाते हैं और ये कई खंडों में टूट जाती है, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। अब बात करते हैं इसका निर्माण कैसे होता है, यह भी पूछा गया। तो इसका निर्माण जो होता है ना, यह ज्वालामुखी चट्टानों से होता है, यानी जो ज्वालामुखी चट्टानें होती है उसी के द्वारा जो है काली मिट्टी का निर्माण होता है। यानी बेसाल्ट लावा के अपक्षय या अपर्दन के कारण जो है काली मिट्टी का जो है आपकी काली मिट्टी जो है बनती है। अब जरा आप ध्यान देना, काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो सर्वाधिक काली मिट्टी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन्हीं जो है आप 4-5 राज्यों में काली मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं लैटराइट मिट्टी। जो लैटेराइट मिट्टी होती है यह केरल राज्य में पाई जाती है। और ऐसा आता है परीक्षा में, कौन ऐसी मिट्टी है जिसमें लौह ऑक्साइड की अधिकता होती है, तो जिसमें लौह ऑक्साइड की अधिकता होती है वह मिट्टी आपकी लैटेराइट मिट्टी यानी लैटराइट मिट्टी। आगे एक मिट्टी है जिसे दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। यह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है और इसमें और पूरे भारत के समस्त भूभाग के 40% भाग पर यही मिट्टी है। खास करके अगर बात की जाए गंगा यमुना का मैदानी भाग, भावर एवं तराई वाला एरिया, या गंगा यमुना का मैदानी भाग जहां है, चाहे वो पंजाब हो चाहे राजस्थान का जो है
मैदानी भाग हो, चाहे उत्तर प्रदेश का मैदानी भाग हो या मध्य प्रदेश का, तो यहाँ पे एक काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है जिसे जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, इसमें जल धारण करने की क्षमता कम होती है, कारण ये होता है यह भुरभुरी होती है, इसमें रवे कुछ ज़्यादा होते हैं और इसलिए पानी सीधा अंदर चला जाता है। और देखिए यह जो है मिट्टी होती है ना, यह दो प्रकार की होती है, यानी इसमें एक खादर होता है, एक बांगर होता है। तो किस जलोढ़ मिट्टी को या दोमट मिट्टी को खादर मिट्टी, देखिए जो खादर है ना, जो नवीन जलोढ़ होता है, जो नवीन जलोढ़ मिट्टी यानी जिस मिट्टी का निर्माण नवीन स्थिति में हुआ है, तो जो नवीन जलोढ़ होता है उसे खादर कहा जाता है और यह खादर काफी उपजाऊ होता है बांगर की अपेक्षा। अब बांगर क्या होता है, प्राचीन जलोढ़ होता है, यह कम उपजाऊ होता है। तो दोमट मिट्टी होती है यह आगे चल के दो भाग में बढ़ जाती है, यानी खादर एवं बांगर, जलोढ़ या जलोढ़ मिट्टी कहा जाए चाहे दोमट मिट्टी कहा जाए। ठीक है, आप समझ पाए। अब देखो पीएच पैमाना, तो किसी भी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता को निर्धारित करने वाला जो पैमाना होता है वो पीएच पैमाना होता है। जब पीएच पैमाने का मान 7 से कम होता है तो वह अम्लीय होता है, जब पीएच पैमाने का मान 7 से ज्यादा होता है तो क्षारीय होता है। जैसा कि आपको पता है कि जो आपका ब्लड होता है, जो खून होता है, उसका जो पीएच मान 7.4 होता है, 7.4 होता है, इसलिए वो क्षारीय होता है। लेकिन आप जो पेशाब होता है, जो पेशाब जो है वो अम्लीय होती है, उसका करीब करीब पीएच मान 5.4 के आसपास होता है। तो इस तरीके से आप अम्लीयता या क्षारीयता का पता पीएच पैमाने से चलता है। लेकिन बात हम मिट्टी की कर रहे हैं, तो सर्वाधिक क्षारीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो सर्वाधिक क्षारीय मिट्टी आपकी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। सर्वाधिक क्षारीय मिट्टी, इसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। सर्वाधिक लवणीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है, कौन ऐसी मिट्टी है जहां सर्वाधिक लवणता है, तो वो आपका गुजरात है। अब चाय के बागानों के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है, तो चाय के बागानों के लिए, चाय की खेती करने के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी पाई जाती है वो आपकी जो है अम्लीय मिट्टी होती है और सर्वाधिक, और एक तरह से लाल मिट्टी, यानी लाल मिट्टी जो है आपकी खास करके चाय की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। लेकिन वह मिट्टी कैसा होना चाहिए, अम्लीय होना चाहिए। ठीक, अब देखिए बात करते हैं बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन की पर्यावरण में। देखिए पर्यावरण में जहां तक बात स्वास्थ्य की एवं स्वच्छता की होती है, तो पर्यावरण में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से जुड़े काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो जिसमें बात होती है स्वच्छता अभियान भारत के अंदर कब से शुरू किया गया, यह पूछा गया क्वेश्चन है। तो 2 अक्टूबर सन 2014 को भारत में स्वच्छता अभियान जो है शुरू किया गया। तो भारत में स्वच्छता अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ की गई। और उसके बाद जो है एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखिए महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ पे, महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ पे 2 अक्टूबर 2019 को खुले में शौच मुक्त भारत का लक्ष्य रखा गया है। यदि एग्जाम में आ जाए कि कब जो है खुले में शौच मुक्त भारत का लक्ष्य रखा गया है, तो 2 अक्टूबर सन 2019 को लक्ष्य रखा गया था कि भारत जो है पूरा जो है खुले में शौच से मुक्त कर दिया जाएगा सन 2021 में। तो ये महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ के ऊपर ऐसा लक्ष्य जो है घोषित किया गया था। शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 से, 2 अक्टूबर 2014 से। अब देखो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि सर्वाधिक स्वच्छ शहर कौन है। तो देखिए जो सर्वाधिक भारत का जो सर्वे करके जो वर्तमान में अभी सर्वाधिक स्वच्छ शहर है वो 4 साल से लगातार जो है अपना जो है क्रम बनाए हुए है, तो वह आपको पता होना चाहिए। सर्वाधिक स्वच्छ शहर इंदौर है, मध्य प्रदेश का इंदौर जिला, उसके बाद भोपाल है और चंडीगढ़, ऐसे बहुत हैं। लेकिन प्रथम में भारत का सर्वाधिक स्वच्छ शहर इंदौर है और भारत का सर्वाधिक गंदा शहर में यदि बात होगी तो आपका बिहार की राजधानी पटना। तो सर्वाधिक गंदे शहरों में पटना की गिनती है और सर्वाधिक स्वच्छ शहर पूछेगा तो इंदौर बताएंगे। अब बात हम लोग करते हैं जहां बात आती है जन स्वास्थ्य की, सफाई की,
अस्पताल की व दवाखाने की। तो चाहे अस्पताल है, चाहे दवाखाना है, चाहे आपका जन स्वास्थ्य है, चाहे सफाई है, ये सारे जो विषय हैं आपके, ये राज्य सूची के विषय हैं। लेकिन अगर वहीं बात की जाए जनगणना की, यानी इन सब विषयों पे कानून राज्य सरकार बनाने का काम करती है। यानी दवाखाना, अस्पताल, सफाई, जन स्वास्थ्य, ये काम राज्य सूची का है। अब देखिए भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद 47 है, राज्य के नीति निदेशक तत्व के भाग 4 में जो अनुच्छेद 47 है वो क्या कहता है? अनुच्छेद 47 शासन जो है, यानी जो राज्य हमारा है, जो शासन होगा, जो शासन करेगा, यानी जो राज्य होगा, वह आम जनता के पोषण स्तर, उनके जीवन स्तर को लेकर के एवं जन स्वास्थ्य में सुधार को, यानी उनमें जन स्वास्थ्य के सुधार के ऊपर, यानी जन स्वास्थ्य के सुधार को अपना कर्तव्य समझेगा। यानी राज्य, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47 के द्वारा राज्य सरकारों की ये ड्यूटी बनती है कि अपने राज्य की जो जनता है, उनके पोषण स्तर, जीवन स्तर एवं स्वास्थ्य को लेकर के जो है कार्य करे, यानी वो नैतिक जिम्मेदारी उठाए। अब देखिए राज्य सरकारें अपने बजट में, हालांकि बात की जा रही है सन 2020-21 में, तो सन 2020-21 में जो राज्य सरकार थी, राज्य सरकारों को 8% खर्च जो है, पूरे बजट का 8% खर्च जो है स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर करना था। ये चीज ध्यान में रखना है। अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं कि जो है बीमारियों की। देखिए बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन बीमारी जो है जीवाणु द्वारा होती है, कौन बीमारी विषाणु द्वारा होती है, कौन बीमारी बाह्य परजीवी द्वारा होती है, और कौन ऐसी बीमारी है जो आपकी जो है कवक द्वारा होती है। तो इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं। हालांकि इस पे बहुत फास्ट तरीके से हम लोग, चूंकि इस वीडियो का नाम ही पड़ा है सुपर फास्ट वीडियो, तो इसमें हम लोगों को बहुत कम वक्त में जो है परीक्षा की बहुत नज़दीक है, तो रिवीजन के तौर पे हम लोग थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ रहा है। तो देखिए जहाँ तक बात होती है हैजा की, डिप्थीरिया की, क्षय रोग जिसे आपको पता है टीबी कहा जाता है, कोढ़ है, टीटनस है, टाइफाइड है, प्लेग है, काली खांसी है और निमोनिया, ये जितनी भी बीमारियां हैं सब जीवाणु जनित हैं, यानी जीवाणु के द्वारा जो है ये बीमारियां पैदा होती हैं। चाहे टीबी हो, चाहे आपका टाइफाइड हो, चाहे प्लेग हो, चाहे काली खांसी हो, चाहे निमोनिया हो, चाहे हैजा। खास करके हैजा को कहता है, तो हैजा एक ऐसी बीमारी है जो दूषित जल एवं भोजन के करने से हो जाती है और शरीर के अंदर जो है संपूर्ण पाचन तंत्र डिस्टर्ब हो जाता है, आपको पता है। और जल और इतना, यानी आपको ये जो है बीमारी जीवाणु द्वारा होती है, जीवाणु पूरा अटैक कर जाता है। अब बात करते हैं हम लोग वायरस के द्वारा फैलने वाली बीमारी, यानी जिसे विषाणु कहा जाता है। तो देखिए चाहे छोटी माता हो, चाहे बड़ी माता हो, चाहे खसरा की बीमारी हो, चाहे पोलियो हो, चाहे रेबीज पागल कुत्ता काटने से, चाहे पोलियो की बीमारी हो, चाहे चेचक हो, एड्स, जितना बहुत खतरनाक एड्स की बीमारी है, और हेपेटाइटिस जिसके द्वारा पीलिया होता है हेपेटाइटिस का, यानी हेपेटाइटिस, और ट्रेकोमा जिस आंख का लाल होना। तो ये जो छोटी माता, बड़ी माता, खसरा, पोलियो, रेबीज, चेचक, एड्स, हेपेटाइटिस, ट्रेकोमा, ये सभी बीमारियां जो है ना, ये वायरस के द्वारा जो है फैलने वाली बीमारियां हैं। अब बात करते हैं कवक के द्वारा। तो कवक के द्वारा देखिए आपका दाद हो गया, खाज हो गया, खुजली हो गया, गंजापन हो गया, एथलीट फूड जैसे पैर का मोटा हो जाना, एक पैर का या दोनों पैर का, हाथी पांव जिसको कहा जाता है, ये सारी बीमारियां कवक के द्वारा फैलती है, फंगस के द्वारा। गंजापन की बीमारी भी फंगस से है, दाद है, खाज है, खजुली है, ये सारी। अब देखिए कुछ ऐसी भी बीमारियां हैं जो बाह्य परजीवियों के कारण जो है फैलती हैं। जैसे आपने मलेरिया की बीमारी देखते हैं, तो यह मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से होती है। देखिए कोलाइटिस होता है जो एंट अमीबा के द्वारा जो है, यानी एंट अमीबा जब पेट में चला जाता है, आंत में चला जाता है, तो कोलाइटिस की बीमारी हो जाती है। या दांत में पायरिया का होना, यह भी एंट अमीबा के द्वारा ही होता है, यानी यह पायरिया यानी दांत से मवाद यानी खून का आना। सोने की जो बीमारी होती है यह ट्रिपेनोसोमा नामक बाह्य परजीवी के काटने से होती है। तो इस तरीके से आप जो प्रमुख बीमारियां हैं उनसे संबंधित बार बार आपसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, कौन जीवाणु जनित बीमारी है, कौन विषाणु जनित बीमारी है, कौन संक्रामक बीमारी है, ठीक है, इस तरीके से।
अब थोड़ा कुछ आनुवंशिक बीमारियों के बारे में जान लेते हैं, जो ऐसी बीमारियां हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली आ रही हैं। तो जैसे वर्णांधता, जिसे कलर विजन कहा जाता है, ये वर्णांधता की बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारी है। इसका वाहक खास करके स्त्रियां होती हैं। हीमोफीलिया की बीमारी है, यह भी जो है बहुत ही खतरनाक बीमारी है हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया आएगा परीक्षा में कि निम्न में कौन जो है आनुवंशिक बीमारी है या निम्न में कौन आनुवंशिक बीमारी नहीं है, या निम्न में, या ऐसे दे देगा, आपसे पूछेगा। फिर देखिए एक होता है टर्नर सिंड्रोम। देखिए टर्नर सिंड्रोम की जब बीमारी होती है तो इसमें जब गुणसूत्रों का विभाजन होता है तो इसमें गुणसूत्रों के विभाजन के समय कुछ गड़बड़ी हो जाने की वजह से ये बीमारी आती है। तो टर्नर सिंड्रोम जो होता है इसके द्वारा स्त्रियों में बाझपनता की बीमारी आ जाती है, यानी स्त्रियां बाझपन हो जाती है, टर्नर सिंड्रोम। जब डाउन सिंड्रोम की बात होती है तो जिस बच्चे, ये जब डाउन सिंड्रोम के द्वारा जो है बच्चा जो है मांगोलिक रूप से, यानी जिसको कहते हैं मांगोलिक बेवकूफ, यानी मंद बुद्धि का बच्चा, उसका होठ मोटा हो जाएगा, जीभ चौड़ी हो जाएगी, सुआन बहुत सारे उसके लक्षण होते हैं। तो डाउन सिंड्रोम्स के द्वारा जो है मांगोलिक जो है, यानी डाउन सिंड्रोम यानी मांगोलिक यानी मंद बुद्धि का बच्चा पैदा होता है। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम होने पर जो पुरुष होता है वह नपुंसक हो जाता है, यानी नपुंसक हो जाएगा आपका, ये चीज है। देखिए स्वाइन फ्लू एक संक्रामक श्वास रोग है। स्वाइन फ्लू की जो बीमारी है यह श्वास से जुड़ी होती है और खास करके यह सुअरों को जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाली ये बीमारी है। और इस बीमारी का जो वायरस होता है वो H1N1 होता है आपका। बर्ड फ्लू की बीमारी है जो पक्षियों में देखने को मिलती है और पक्षी के द्वारा जो है इंसानों में फैलती है। यह एक विषाणु जनित बीमारी है और इसका जो वायरस होता है वो H5N1 होता है। इसका जो वायरस है H5N1 है। ठीक है, संसार का अब थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग अलग थोड़ा सा। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो पूरे विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो सहारा मरुस्थल है। सबसे शुष्क मरुस्थल, सबसे शुष्क यानी गर्म, तो सबसे शुष्क मरुस्थल की जब बात करेगा तो अटाकामा का, यानी अटाकामा का जो मरुस्थल है यह सबसे दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल माना जाता है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला यानी मरुस्थल है लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या वहां पे रहती है अन्य मरुस्थलों की अपेक्षा। तो संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल जो है थार का मरुस्थल है जो आपके भारत में स्थित है, भारत और कुछ पाकिस्तान को लिए हुए। ठीक है, विश्व का सबसे गर्म स्थल कहां पाया जाता है? वो ईरान में। दुनिया का विश्व का सबसे गर्म स्थल जो है ईरान के केमरान प्रांत में पाया जाता है, जिस जगह का नाम है दस्त-ए-लूट। तो दस्त-ए-लूट एक ऐसा स्थान है जो दुनिया का सबसे गर्म स्थान है जो ईरान में स्थित है, ईरान के केमरान प्रांत में। संसार की छत के नाम से किसे जाना जाता है? किसे दुनिया की छत कहा जाता है? तो जो पामीर का पठार है उसे दुनिया की छत के नाम से जाना जाता है। मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो यह भी पूछा गया क्वेश्चन है, नॉर्वे को। मध्यरात्रि के सूर्य का यानी मध्यरात्रि में सूर्य का दिखाई देना, नॉर्वे। हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जहां पे सूर्य की पहली किरण निकलती है या सूर्योदय का देश, उसे जापान को कहा जाता है। भारत में उदित राज्य की संज्ञा किस राज्य को मिली है? तो अरुणाचल प्रदेश को। सबसे पहले सूर्य की पहली किरण अपने भारत में अगर कहीं पड़ती है तो अरुणाचल राज्य में पड़ती है। अब थोड़ा महासागरों में थोड़ा बहुत जो कुछ जानकारी आप रख लीजिए जहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो महासागरों की बात करें तो सबसे बड़ा और गहरा महासागर जो है विश्व का, वो सबसे बड़ा और गहरा महासागर आपका प्रशांत महासागर है। उसके बाद यदि कोई बड़ा महासागर है वो अटलांटिक महासागर है। एक ऐसा महासागर जो किसी देश के नाम पे पड़ा है तो वो हिंद महासागर है, जो भारत देश के नाम पे यानी हिंदुस्तान के नाम पे इस महासागर का नाम हिंद महासागर पड़ा। और इस महासागर का जो सबसे बड़ा जो द्वीप है आपका, उस द्वीप का नाम है मेडागास्कर द्वीप, जो अफ्रीका हिंद महासागर में स्थित है और अफ्रीका के दक्षिण और पूरब साइड में स्थित, अफ्रीका के दक्षिण और पूरब में स्थित है मेडागास्कर द्वीप।
अब देखिए एक महासागर में आर्कटिक महासागर भी है जो उत्तरी ध्रुव को चारों ओर से घेरा हुआ है। तो आर्कटिक महासागर, खास करके प्रशांत महासागर के बारे में पूछा गया है। मेडागास्कर द्वीप कहाँ क्या है? तो यह मेडागास्कर द्वीप कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, कुछ जो है यहाँ पे हम लोग महत्वपूर्ण पर्यावरणविदों को आज जान लेते हैं। जैसे किसे जो है पक्षी विज्ञानी के नाम से जाना जाता है, किसे जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। ध्यान देना, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया रविंद्र कुमार सिन्हा को कहा जाता है। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया रविंद्र कुमार सिन्हा है। इन्होंने जो है राष्ट्रीय जली, देखिए भारत की राष्ट्रीय जली मछली जो है वो डॉल्फिन मछली है। तो इसके ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था ये रविंद्र कुमार सिन्हा जी ने, इसीलिए इन्हें भारत में डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे है भारत में पारिस्थितिकी के जनक। देखिए भारत के अंदर पारिस्थितिकी का अगर कोई जनक है तो डॉक्टर रामदेव मिश्र हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा इकोसिस्टम के ऊपर भारत के अंदर काम किया था। अब देखिए हरित क्रांति का जन्मदाता, पूरे दुनिया के अंदर विश्व में के अंदर हरित क्रांति को लाने वाले व्यक्ति डॉक्टर अर्नेस्ट बोरलॉग थे। इन्हीं के नाम पे कृषि के क्षेत्र का बहुत बड़ा पुरस्कार नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। देखिए एक नाम आता है बंगारी मथाई का, जिन्हें 2004 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। ये केन्या की रहने वाली हैं और इन्हें दहाड़ी विकास के ऊपर जो है नोबेल पुरस्कार, यानी दहाड़ी विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था विश्व के अंदर। इसलिए जो है बंगारी मथाई जो केन्या की महिला हैं, इन्हें 2004 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। सलीम अली को वर्डमैन के नाम से जाना जाता है और ये भारत के पक्षी विज्ञानी थे और इन्हीं के नाम पे जो है एक बहुत बड़ा पक्षी विहार संस्थान बनाया गया है जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, जिसे सलीम अली पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। सलीम अली पक्षी विहार कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में। वर्डमैन के नाम से किसे जाना जाता है? सलीम अली को। अब देखिए बात करते हैं सुंदरलाल बहुगुणा की। तो सुंदरलाल बहुगुणा का नाम जो चर्चा में आया वो चिपको आंदोलन को लेके आया। वनों की कटाई जब की जाती थी तो उत्तराखंड के अंदर इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा इसका विरोध किया था। इन्होंने एक चिपको आंदोलन चलाया और इन्होंने टिहरी बांध के बनाए जाने का भी विरोध किया था। तो टिहरी बांध को लेकर के, चिपको आंदोलन को लेकर के सुंदरलाल बहुगुणा को जाना जाता है। ये भी पर्यावरणविद में ही आते हैं। अब MS स्वामीनाथन का नाम है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन थे। बाबा आमटे का नाम, तो देखिए बाबा आमटे जो है यह नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े थे, क्योंकि नर्मदा जब बांध बनाया जा रहा था तो वहाँ पे आदिवासी लोगों को, वहाँ के रहने वाले लोगों को दो ही तरीके की समस्या थी। एक तो जो है पुनर्वास की समस्या कि उनको कहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम आई वो पुनर्वास को लेकर के आई। तो पुनर्वास की समस्या को लेकर के नर्मदा बचाओ आंदोलन छेड़ा गया बाबा आमटे द्वारा। और उसी में जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी एक और समाज सेवी महिला हैं जो पर्यावरणविद हैं, जिन्हें मेधा पाटेकर के नाम से जाना जाता है। तो मेधा पाटेकर भी नर्मदा बचाओ आंदोलन से ही जुड़ी हुई थी। बाबा आमटे भी नर्मदा बचाओ आंदोलन से ही जुड़े हुए थे। देखिए भारत में जल पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? भारत का जल पुरुष। तो जो भारत के जल पुरुष हैं वो राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। इन्होंने जो है जल संरक्षण को लेकर के भारत में बहुत ज़्यादा काम किया है, इसलिए राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं हम लोग लास्ट में पांडुरंग हेगड़े की। तो जिस तरीके से सुंदरलाल बहुगुणा ने जो है उत्तराखंड में चिपको आंदोलन चलाया था, उसी तरीके से जो है पांडुरंग हेगड़े ने अपिक्को आंदोलन दक्षिण भारत के अंदर अपिक्को, देखिए अपिक्को का मतलब होता है चिपको, तो उसी तरीके से ये उत्तर भारत में आंदोलन किए थे और सुंदरलाल बहुगुणा जी, और ये दक्षिण भारत में देखा जाए तो जो पांडुरंग हेगड़े का नाम अपिक्को आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से दोस्तों आपने देखा कि ये सारे क्वेश्चन आपकी प्रतियोगी परीक्षा पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और बिल्कुल अच्छा अगर लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप अपने लोगों में इसे शेयर करिए। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों यदि आप इस तरीके की यूनिक वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कृपया करके कम से कम आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, क्योंकि पर्यावरण की इस तरीके की जो भी मैं वीडियो
वीडियो, सुपर फास्ट वीडियो अब तक 3-4 लेकर आया हूं। आप YouTube पे खोजते रहेंगे आप इस तरीके का, एक प्लेस पर एक वीडियो में इतना सारा नॉलेज कम ही चांस है कि आपको मिल पाए। मैं किसी की कॉपी नहीं करता, काफ़ी मेहनत करने के बावजूद तो ये वीडियो मैं आपको दे पाता हूं। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।